नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। और सबसे पहले बात हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो कि कल संपन्न हो चुका है। वोटिंग कल खत्म हो गई और 8 अक्टूबर को अब पता चलेगा कि बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक पूरी करेगी या 10 साल के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। लेकिन कल मतदान खत्म होने के बाद न्यूज 18 के महापोल के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वहीं बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। महापोल के आंकड़ों में हरियाणा में कांग्रेस को 54 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, यानी क्लीन स्वीप कर रही है कांग्रेस, जबकि हरियाणा में बीजेपी को 26 सीटें मिलने के आसार है। वहीं आईएनएलडी और जेजेपी को भी एक सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। क्या कुछ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। महापोल में हरियाणा में कांग्रेस सरकार। हरियाणा में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। हरियाणा में बन सकती है कांग्रेस की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद महापोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। न्यूज 18 इंडिया महापोल के आंकड़ों से अनुमान है कि हरियाणा में 10 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वहीं महापोल में बीजेपी को भारी नुकसान होने की तस्वीर नजर आ रही है। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। यही नहीं, बीजेपी कांग्रेस के अलावा बाकी पार्टियों में आईएनएलडी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी कोई उलटफेर करते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों के आंकड़ों में कमी दिख रही है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में हरियाणा में कांग्रेस को 54 तो बीजेपी को 26 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आईएनएलडी और जेजेपी को भी एक सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में आए आंकड़ों के सवाल पर एक तरफ कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो बीजेपी भी दावा कर रही है कि सरकार तो उन्हीं की ही बनेगी। मैंने तो पहले भी कहा था कि भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में 36 बरादरी ने मन बना लिया था, क्योंकि जो हमारे 10 साल की हमारी उपलब्धियां थी, 2005 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और इनकी विफलताएं 14 से 24 तक, वो देख के दोनों को तोल के देख लिया और लोगों ने कांग्रेस को ही ऑल्टरनेटिव बनाया। जो चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो मानते हैं 8 तारीख को आंकड़े बदलेंगे। 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस 10 साल के बाद सरकार में वापसी की उम्मीद कर रही है, जबकि महापोल में कांग्रेस प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस को यहां 54 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जो बहुमत से 8 सीट ज्यादा है। यानी हरियाणा में महापोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। वो अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है, जबकि लगातार 2 बार से सरकार बना रही बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों के आंकड़े से दूर दिख रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रह सकती है। कांग्रेस पार्टी की सीट हमेशा कम बोलते हैं, हमें लगता है 70 से भी ज्यादा सीट लेकर आएंगे हम। ये एक बहुत बड़ी बहुमत की सरकार होगी और मैं जानता हूँ ये सरकार इसलिए आ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो न्याय, सच, विकास का रास्ता है, लोग उस पर चलना चाहते हैं। जिस बदलाव की तरफ हरियाणा देख रहा था, लोगों ने वो बदलाव किया है। लोगों ने जो 10 साल झेला है उसका ही रिजल्ट है। लोगों ने जितनी तकलीफें, जितना अत्याचार सहा है इन 10 सालों में, वो आज मतदान के रूप में उन्होंने अपना बदला लेने का ठाना था और वो सक्सेस हुआ है। और अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को ही बहुमत मिलता दिख रहा है। 5 एजेंसियों के आंकड़ों में बीजेपी बहुमत के करीब भी नहीं पहुंच पा रही है और 18 से 31 सीट के बीच में सिमटती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकार बनाने के दावे से पीछे नहीं हट रही है। हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है। हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है,
8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। बिल्कुल, भाजपा को तो हरियाणा में पार्लियामेंट में भी नकार दिया था, जहां वो 10 से 0 पर पहुंचे, हम 0 से 5 पर पहुंचे। हमने 47.6% वोट अर्जित की, हमारे 28% से बढ़ के 47.6 पर पहुंचे। ये 58% से घट के ये 46% पे पहुंचे। चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं। महापोल के आंकड़े कांग्रेस के हक में जाते दिख रहे हैं, लेकिन असली परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। तब पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और उधर जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए और अनुच्छेद 370 हटने के बाद और विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव रहा। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत अन्य छोटे छोटे दलों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद न्यूज 18 के महापोल के आंकड़ों में जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 27 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है और इसके अलावा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका गठबंधन था उन्हें 41 सीटें मिल सकती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी को होने के आसार जताए गए हैं। पिछले चुनाव में पीडीपी को दोहरे अंकों में सीटें मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी को महज 7 सीटें मिलने के आसार हैं। पीडीपी से ज्यादा ताकतवर निर्दलीय हो सकते हैं, उनके खाते में 15 सीटें जाने की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा। जम्मू कश्मीर में किसी को बहुमत नहीं। जम्मू कश्मीर में 3 तरफा लड़ाई। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद करीब 10 साल बाद हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में जो आंकड़े सामने आए उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के आसार नजर आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 27 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 41 सीटें मिल सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को होने के आसार हैं। इस बार पीडीपी को महज 7 सीटें मिलने के आसार हैं। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में पीडीपी से ज्यादा ताकतवर निर्दलीय हो सकते हैं, उनके खाते में 15 सीटें जाने की संभावना है। महापोल के आंकड़े आने के बाद बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने अपने अपने सरकार बनाने के दावे कर दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी तो शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आएगी और जम्मू कश्मीर में कुछ सहयोगी दलों के साथ और कुछ आजाद उम्मीदवारों के समर्थन से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। यहाँ एक कंफर्टेबल कोalition बनेगी, मजबूत सरकार कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। और चूंकि अगर पीडीपी की जरूरत नहीं भी पड़ेगी आंकड़ा बनाने के लिए, लेकिन वो एक सेक्युलर फोर्स है, मेरा तो ये मशवरा होगा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ हुकूमत बनाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम हरियाणा विधानसभा के साथ 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 इंडिया के महापोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बल्ले बल्ले होते दिखाई दे रही है। इसके बावजूद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बहुमत से दूर दिख रहा है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 41 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बहुमत के लिए 5 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता तक पहुंचने के लिए 5 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस बार इंजीनियर रशीद की आवामी इत्तेहाद पार्टी अहम रोल निभा सकती है। Everybody is at liberty to have an exit poll. They know better what was the criteria. So people have voted. Let us wait till 8. I never have relied on exit polls. जो सही नतीजे आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी और हमें विश्वास है कि मोर देन 35 सीट्स हम जम्मू प्रोविंस से लेंगे और जो बाकी हैं वो हम कश्मीर से लेंगे और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी पहले से बड़ी बेहतर स्थिति में आएगी। यहाँ पर भी हमारा खाता खुलेगा और लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में मुख्य तौर पर 4 पार्टियों के बीच मुकाबला है।
बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच चुनावी जोर आजमाइश है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। घाटी वाले इलाके में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का प्रभाव ज्यादा माना जाता है, वहीं जम्मू संभाग में बीजेपी की मजबूत पकड़ है। हालांकि महापोल में आंकड़े बताते हैं कि पीडीपी और निर्दलीय उम्मीदवार किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। और चलिए अब बात जैसलमेर से बड़ी खबर की, जहां टाके में 2 बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 10 और 12 साल की उम्र के बच्चों के शव मिले हैं। बबर मगरा कच्ची बस्ती से कल गुम हुए थे ये दोनों मासूम बच्चे। रात भर परिजनों के ढूंढने पर मासूमों का पता नहीं चल पाया। परिजनों ने तब तुरंत बच्चों की हत्या का शक जताया गया है। मासूम के शरीर पर चोट के निशान हैं। मोर्ची के बाहर लोगों की भीड़ भी लग रही है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। टाके में 2 बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैली। मोर्ची के बाहर लोगों की भीड़ जुट रही है। जो परिवारजन हैं वो बच्चों के जो शरीर पर चोट के निशान है उसके आधार पर हत्या की आशंका जता रहे हैं। 10 से 12 साल के महज बच्चे हैं ये। बबर मगरा कच्ची बस्ती से ये कल गुम हुए थे। रात भर परिजनों के ढूंढने पर मासूम के नहीं मिल पाए थे, लेकिन परिजनों ने दोनों बच्चों की हत्या का शक जरूर जताया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगभग होगी, उसके आधार पर ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ जुड़ चुके हैं खबर पर। सावलदान जुड़ चुके हैं। सावल, क्या ये बड़ी खबर है और क्या जानकारी मिल पा रही है इसमें? देखिए, ये सरहदी जिले जैसलमेर के जो जैसलमेर शहर है उसका एक मोहल्ला है बब्बर मगरा, जहां से कल शाम से 2 बच्चे हैं, 2 भाइयों के बच्चे हैं, वो गायब हो चुके थे। और आज सुबह उनके घर के पास ही टांके में दोनों बच्चों के शव मिले, जिससे हड़कंप मच गया और दोनों शवों को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचा है, जहां मृत घोषित कर दिया है। परिजनों का द्वारा लगातार हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और बच्चों के शरीर के पर चोट के निशान भी हैं। और अब वर्तमान में दोनों बच्चों के शव को जैसलमेर की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां भीड़ भी जमा रही है और पुलिस द्वारा परिजनों के बयान लेकर विशेष जांच शुरू कर दी है। जी अच्छा, और अब पुलिस अभी इसमें क्या कह रही है? पोस्टमार्टम कब तक होगा बच्चों का? देखिए, ये कल शाम से बच्चे गुम हो चुके थे। उस दौर से लगातार परिजनों द्वारा ढूंढने का प्रयास किया था और बच्चे नहीं मिलने पर किसी व्यक्ति ने टांका देखा तो टांके में दोनों शव तैरते मिले थे। जो पुलिस को सूचना सुबह ही मिली है, पुलिस द्वारा विशेष पहलुओं पे जांच की जा रही है और परिजनों की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम होगा। जी, बहुत शुक्रिया सावलदान तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो मासूम बच्चों को किसने अगवा किया, क्या वाकई इन दोनों मासूम बच्चों की हत्या की गई है? फिलहाल ये सब कुछ कार्रवाई का विषय है। और इस बीच अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अजमेर में त्योहारी सीजन में अवैध हथियारों की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत किशनगढ़ में अवैध देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर निवासी धनराज तिवारी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपको अजमेर से ये बता रहे हैं, जहां पर किशनगढ़ से हर माड़ा जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी के दौरान गाड़ी की तलाश में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। तो किशनगढ़ से बड़ी खबर, अवैध हथियार के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार। तस्वीरें भी आप आरोपी की देख रहे हैं जो गिरफ्तार किया गया है। देसी पिस्टल 3 कारतूस के साथ एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। आरोपी धनराज तिवारी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार के खिलाफ ये आरोपी गिरफ्तार किया गया। बता दें, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहे हैं और इसके तहत अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दरमियान ही ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जिसमें बड़ी कामयाबी अजमेर पुलिस को लगी है। और उसके बाद आरोपी धनराज तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। न सिर्फ गिरफ्तार बल्कि इसके पास से कई ऐसे हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें देसी पिस्टल है, 3 कारतूस बरामद हुआ है पुलिस को। और चलिए बूंदी से बड़ी खबर है इस बीच, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया है। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वाहन चालक हादसे के बाद गाड़ी लेकर फरार है। पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल पहुंचा दिया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिए जाएंगे। नेशनल हाईवे 148G पर यह टाकला गांव की घटना है, जहां पर तेज रफ्तार एक गाड़ी ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी और कुचलते हुए चला गया। अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद इन दोनों की मृत्यु की खबर निकलकर सामने आई। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ले गई।
पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सूचित कर दिया गया और आज उनके शव सुपुर्द कर दिए जाएंगे। हालांकि जिस वाहन चालक ने टक्कर मारी वो वहां से मौके से फरार है। पुलिस की गिरफ्त में अभी वो नहीं आया है। और इधर महाराष्ट्र दौरे पर ठाणे पहुंचे हैं पीएम मोदी ने कांग्रेस से बहुत बड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों का एक ही लक्ष्य है, लोगों को बांटो और शासन करो। पीएम ने यह भी कहा कि हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी ने लोगों से आह्वान किया कि हमें कांग्रेस और अघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। सुनिए जरा पीएम ने क्या कहा। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल ईरान युद्ध से इस वक्त की जुड़ी सबसे बड़ी खबर कि इजराइल पर हिजबुल्लाह का एक और बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। चंद मिनट पर इजराइल पर 90 रॉकेट से हमला किया गया है। कई रॉकेट को आयरन डोम ने हवा में मार गिराया। कई रॉकेट ने आयरन डोम को भेदकर तबाही मचाई है। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि हिजबुल्लाह भी शांत नहीं बैठा है। नसरल्लाह चीफ जब मारा गया उसके बाद हिजबुल्लाह ज्यादा रिटेलिएशन के मोड में आ चुका है और तबाही मचाते हुए हिजबुल्लाह ने किस तरह से इजराइल पर अटैक किया। 90 रॉकेट धड़ाधड़ दागे गए। हालांकि डोम ने कई सारे रॉकेट को विफल किया, लेकिन डोम को भी रॉकेट ने आयरन डोम को भी उसको चकमा देकर कई जगह पर इजराइल में तबाही मचाई है। और उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। आप देखिए कि किस तरह से हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल में तबाही की ये तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हैं। एक तरफ इजराइल जहां पर यह कहता है कि अभी तो ये शुरुआत है और जो भी आंख उठा के देखेगा हमारे ये ताकत का अंत नहीं है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी अपने ताकत का प्रदर्शन करते हुए ताबड़तोड़ हमले किए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बताते चले खबर आपको, जहां पर ईरान पर इजराइल किसी भी वक्त अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने फिर एक बार ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है और अगर हम पर हमला करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इजराइल सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। देखिए रिपोर्ट। अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2024, एक साल का फासला मगर टेंशन जस की तस। इजराइल ने बीते एक साल में हमास से जंग शुरू की। युद्ध में हमास के लिए हिजबुल्लाह लड़ाके कूदे, फिर हूती फाइटर हमास के लिए युद्ध में आए। एक साल से जारी युद्ध में अब ईरान भी उतर आया है, जिसके बाद युद्ध उसी मोड़ पर आ गया जहां नहीं आना था। इजराइल को ईरान सीधे युद्ध की जगह अपने लड़ाकों से परेशान किए हुए था, लेकिन अब दो देश की सेनाएं भिड़ने जा रही हैं। इजराइल ईरान के युद्ध में कौन कौन और होगा, उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। यमन में दिखा तेहरान की तबाही का ट्रेलर। सुपर पावर ने 15 घंटे तक बरसाया बारूद। नेतन्याहू को परमिशन, ईरान में घुसकर मारो। यूएस सेंट्रल कमांड का यह मैसेज
ईरान में हड़कंप मचा रहा है। इस ऐलान से सुपर पावर अमेरिका खाड़ी युद्ध में धमाकेदार अंदाज में उतरा है। अमेरिका ने ईरान के पालतू लड़ाके हूथियों के होश उड़ा दिए हैं। बेरूत लेबनान, सना यमन, 2 वॉर जोन, एक जैसा बारूदी कोहराम। एक जगह इजराइल मार रहा है, दूसरी जगह अमेरिका और ब्रिटेन ने तहलका मचा रखा है। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके बेमौत मारे जा रहे हैं। यमन में हूथी लड़ाकों का कब्रिस्तान तैयार हो गया है। बड़ी बेरहमी से ईरान के सपोर्टर दोनों फाइटर ग्रुप कुचले जा रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका ने जिस तरह हूथी विद्रोहियों की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे सभी खाड़ी मुल्क दहल उठे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी जेटों ने यमन में हूथी फाइटर्स के 15 अड्डे बर्बाद कर डाले हैं। अमेरिका के तूफानी हमले में हूथी विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचा है। हूथी विद्रोहियों के बारूदी गोदाम, हाईटेक कमांड सेंटर और नेवल वेपन्स को जॉइंट स्ट्राइक में उड़ा दिया गया है। अमेरिका के जंगी जेट और वॉरशिप ने हूथी विद्रोहियों के होदेइदा में 2 हवाई अड्डे 7 राउंड में बम और मिसाइल से हमला किया। काथिब आर्मी बेस 4 राउंड में बमबारी की गई। यमन की राजधानी सना के सयान इलाके में 2 हमले धमार इलाके में किया गया। हूथी मीडिया की ओर से सना के दक्षिण पूर्व में बायदा सूबे में 3 हवाई हमलों की भी जानकारी दी गई। जब हूथी पर अमेरिका और ब्रिटेन बारूद बरसा रहे थे, उसी वक्त प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल को हिजबुल्लाह और ईरान पर पलटवार की फुल मंजूरी भी दे डाली। और चलिए बड़ी खबर आपको इस बीच बताते चले, जहां बूंदी में पैर पसार रहा है डेंगू। 26 वर्षीय युवक की डेंगू से मौत के मामले सामने आए हैं। डेंगू से युवक सांवरा की मौत हुई है। 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। 26 साल का जो उम्र के व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम सांवरा है, उसकी डेंगू के चलते मौत हो चुकी है। बड़ी खबर ये आपको बूंदी से बता रहे हैं। बूंदी में भी डेंगू पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, यानी कोटा के बाहर बूंदी में भी डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। सांवरा की मौत के बाद से 2 मासूम बच्चे बिना पिता के हो गए हैं। मामूली बुखार के चलते 2 दिन पहले भर्ती करवाया गया था, लेकिन पता चला कि वो काफी ज्यादा लेट हो गया है, क्योंकि वो डेंगू का शिकार कहीं ना कहीं था।